फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल अचीवर सेम। आशा करती हूँ आप लोग सब सही अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7, जिसका नेम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में जो अभी अपडेट हुई है, एनसीईआरटी के कुछ जो चैप्टर्स हैं वो हटा दिए गए हैं। तो उसमें से ये वाला भी चैप्टर जो है हटा दिया गया है। बट क्या है कि इसमें से क्वेश्चंस जो हैं मेन जो बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे लेकर आई हूँ आपके लिए। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोग नोट्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं कहाँ से मिले, तो आप ये पूरे एनसीईआरटी से रिलेटेड पूरे नोट्स हैं। ये मैंने चैप्टर 1 से 6 तक मैंने कंप्लीट करा रखा है और आप लोग देख सकते हैं उसको। तो चलिए अब हम यहाँ पे चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एडेप्टेशन के बारे में बता रखा है कि एनिमल्स जो होते हैं, जैसे पोलर रीजन में जो रहते हैं एनिमल्स, वो अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे रह पा रहे हैं वो वहाँ पे। तो यहीं पे हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि एनिमल एडेप्टेशन। तो एनिमल एडेप्टेशन क्या है कि द एबिलिटी टू अडेप्ट टू हॉस्टाइल क्लाइमेटिक कंडीशंस इज द की टू सर्वाइवल ऑन अर्थ। यानी अर्थ पर एनिमल्स जो हैं अपनी बॉडी को कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पोलर बियर क्या होता है कि पोलर बियर में लॉन्ग वाइट फर होते हैं जो क्या, एक तो वो वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, पोलर बियर। और वो कहाँ रहते हैं कि स्नोई रीजन में रहते हैं। यानी पोलर रीजन में क्या होता है कि बर्फ ही बर्फ होती है वहाँ पे। तो क्या होता है कि हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उनमें ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है पोलर बियर में कि आसानी से जो उनकी जिससे जो उनको मार सकते हैं जो एनिमल, वो नहीं देख पाते हैं उनको, ठीक है। तो एक तरीके से प्लस पॉइंट है कि क्या होता है कि वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, पोलर बियर, क्योंकि उनके लॉन्ग वाइट फर होती हैं, ठीक है। तो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। द थिक लेयर ऑफ फैट, और क्या होता है कि उसमें थिक लेयर होती है फैट की अंडर देयर स्किन, हेल्प्स देम सर्वाइव इन द आइसी पोलर रीजन। यानी पोलर रीजन में बर्फ ही बर्फ होती है और क्या होता है कि फैट की थिक लेयर होती है जो उनको हेल्प रखती है सर्वाइव करने में, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे यहाँ पे वेदर के बारे में कि वेदर क्या होता है। तो वेदर क्या होता है कि द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यहाँ पे वेदर के बारे में पढ़ते हैं। तो वेदर क्या होता है कि एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी वेदर ऐसी चीज है जिसमें हमारी ह्यूमिडिटी भी मिलेगी, टेम्परेचर भी होगा, उसमें विंड टेम्परेचर भी होता है क्योंकि हवा वगैरह भी चलती है, रेनफॉल भी होता है, विंड स्पीड होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी किसमें आती हैं, हमारी वेदर में। यानी ये चीजें हम वेदर में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे जैसे कि द प्लेस, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर्स, यानी जहां पर ऐसी प्लेस जहां की ह्यूमिडिटी हो, टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर्स, मतलब अदर फैक्टर्स जैसे कि हमारे विंड टेम्परेचर आ जाते हैं, रेनफॉल आ जाता है, ठीक है, विंड स्पीड, कितने स्पीड से चल रही है हवा। तो ये सारी चीजें हमारी वेदर में आती हैं। तो इन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। तो इन चीजों को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, ठीक है। तो ये चीजें हमने वेदर में पढ़ी। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं फ्रंट्स एंड वेदर कंडीशंस। तो फ्रंट्स एंड वेदर कंडीशंस देखिए, अब इसमें क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि वेदर में कितना टेम्परेचर है, कितना ह्यूमिडिटी है ना, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, फ्रंट्स एंड वेदर कंडीशंस। तो हम इसी के बारे में अब पढ़ेंगे यहाँ पे कि वेदर इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ सेवरल फैक्टर्स दैट इंक्लूड, यानी वेदर में कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से, हमारे टेम्परेचर या हीट, ह्यूमिडिटी हो जाती है, और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेसिपिटेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेन, ठीक है, कितना मतलब स्वेटिंग कितनी, हम जैसे कि हम लोगों को स्वेटिंग होती है, ऐसी ही जो वेदर में है प्रेसिपिटेशन कितना है, उस तरीके से वो चीज़ बताई गई है यहाँ पे, और अमाउंट ऑफ रेन कितना है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि सावन का जो महीना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आता है ना, तो रेन भी हो रही होती है उसमें, लेकिन मॉइस्चर भी बहुत होता है, मतलब पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हम बताया गया है। फिर आता है क्लाउडीनेस और द अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर, ठीक है, विंड एंड एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, वेदर एंड फ्रंट्स एंड वेदर कंडीशंस में। तो ये सारी चीज़ें हमारी आएंगी इसमें। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये पॉइंट, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि फ्रंट्स एंड वेदर कंडीशंस क्या होती हैं, कि जहाँ पर हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, प्रेसिपिटेशन, अमाउंट ऑफ रेन, ये सारी चीज़ें जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इन चीज़ों को हम फ्रंट्स एंड वेदर कंडीशंस कहते हैं।
फिर अब हम आगे बढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट क्या चीज़ होती है वो देखेंगे अब हम। क्या बताया गया है यहाँ पे क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में देखो क्या पढ़ेंगे। क्लाइमेट क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि जहाँ का टेम्परेचर आपको, जिस प्लेस का टेम्परेचर आपको ज़्यादा दिखाई देगा वो चीज़ आपको ज़्यादा गर्म दिखाई देगी, ठीक है, वो प्लेस आपको ज़्यादा गर्म दिखाई देगी। तो हम उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्लाइमेट क्या है कि द एवरेज पैटर्न ऑफ द वेदर रिकॉर्डेड ओवर अ लॉन्ग टाइम। मतलब यहाँ पे कि एक एवरेज पैटर्न बताया गया है वेदर का बहुत लंबे समय से, जो कि 25 साल से कहते हैं लोग, है ना, सीज 25 ईयर्स इज नोन एज द, इसको हम कहते हैं क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो क्या कहते हैं हम उसको, क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। लोग उसको कहते चले जा रहे हैं कि एक एवरेज पैटर्न निकलता है वेदर का, है ना, रिकॉर्ड किया जा रहा है बहुत लंबे समय से। तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट ऑफ द प्लेस कहते हैं। और अगर टेम्परेचर, अब जैसे कि यहाँ पे है, इफ़ द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई, यानी मोस्टली जगह पर जिस प्लेस का टेम्परेचर आपको हाई दिखाई देगा वो प्लेस आपको ज़्यादा गर्म दिखाई देगी। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है, ठीक है, वो चीज़ आपको ज़्यादा गर्म दिखाई देगी। अब यहाँ पे है कि इफ़ ऑन मोस्ट डेज देयर इज़ हैवी रेनफॉल इन द सेम प्लेस, यानी सेम प्लेस पर कभी कहीं कहीं ये भी हो जाता है कि अगर हैवी रेनफॉल हो रही है सेम प्लेस पर, तो हम ये पता करते हैं कि उस प्लेस का जो क्लाइमेट है वो वेट एंड हॉट दोनों ही है, ठीक है, यानी बारिश भी हो रही है और वो चीज़, वो प्लेस जो है आपको मतलब आपको गर्मी भी लगेगी उस प्लेस पर, बारिश भी होगी और गर्मी भी लगेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है। तो इस प्लेस को, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ फैक्टर्स आते हैं। तो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, फैक्टर हमारे हो जाते हैं जैसे कि एल्टीट्यूड हो गया, लैटिट्यूड हो गया, जियोग्राफी एंड टोपोग्राफी, ये सारी चीज़ें इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे वेदर वर्सेस क्लाइमेट, यानी वेदर। अब देखो, मीटेरोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरीडे, मतलब जो वेदर को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम मीटेरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो मीटेरोलॉजिस्ट जो रिकॉर्ड करते हैं वेदर को एवरीडे, उनको हम मीटेरोलॉजिस्ट कहते हैं। और वेदर को जो रिकॉर्ड करने की जो तकनीक होती है उसको हम मीटेरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे। द एवरेज ऑफ द वेदर पैटर्न ओवर अ टाइम पीरियड इज डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट, जो कि अभी हमने पहले पढ़ा था क्लाइमेट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मीटेरोलॉजी। तो मीटेरोलॉजी क्या होती है, ये एक वेदर फोरकास्टिंग होती है। जैसे कि हम लोग गूगल पे भी देख लेते हैं कि कल का मौसम देखते हैं, बारिश होगी नहीं होगी, तो वो चीज़ हमारी क्या होती है, एक मीटेरोलॉजी होती है। मीटेरोलॉजी इज़ अ वेदर फोरकास्टिंग, मतलब हमें कल परसों, मतलब हमें पहले से ही पता लग जाता है उस चीज़ का कि बारिश हो रही है या सन राइज है, उस दिन धूप निकलेगी नहीं निकलेगी, तो इस तरीके से हमें पता लग जाता है, ठीक है। तो इसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है, हम जब क्लाइमेट की स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। तो बस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। हम देखिए इसमें क्या बताया गया है फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स में, कि हमारे क्लाउड जो है इनका फॉर्मेशन कैसे होता है और कितने प्रकार के होते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बताते हैं कि क्लाउड्स फॉर्म करते हैं अकर्स वाया फिनोमिनन, जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो कन्वेक्शन प्रोसेस, यानी कन्वेक्शन प्रोसेस से ही हमारे क्लाउड फॉर्म होते हैं। कन्वेक्शन प्रोसेस क्या होता है कि आपने हीट को ट्रांसफ़र किया थ्रू एयर या फिर लिक्विड चीज़ से आपने क्या किया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे कि आपने कोई चीज़ बॉइल्ड, एक किसी भी बर्तन में आपने पानी को गर्म किया, ठीक है, अब उसको ऊपर से ढक दिया, तो जो हीट का जो मूवमेंट होगा वो उसी के अंदर, जो एयर का जो मूवमेंट होगा वो उसी के अंदर हीट जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एयर उधर ही ऊपर ही अंदर जो है आप अंदर ही अंदर जो है वो घूमेगी, ठीक है। तो क्या होता है कि उससे क्या होता है, हमारा क्लाउड फॉर्मेशन कहते हैं उसको, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। कि हीट का जब ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू एयर और लिक्विड, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि एज ए सन रेज। अब जैसे कि यहाँ पे पूरे में ये बताया गया है कि जैसे कि गर्मियों में क्या होता है कि सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है, तो वो क्या होती है, धरती अर्थ जो होती है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। अब जब गर्म हो जाती है तो क्या होता है कि एयर, गर्म हवा चलने लगेगी, एयर जो होती है वो सब तरफ फैल जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि जैसे लू चल रही है ऐसे करके बोलते हैं ना। तो वो यही होता है कि जब हमारी अर्थ गर्म होती है तो सबसे पहले जो एयर होती है वो नीचे आती है अर्थ पर, जिससे कि
एयर जब नीचे आएगी तो वो क्या होगी, वार्म एयर हो जाएगी, और जिससे कि जब वार्म एयर अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ चलेगी तो सब तरफ क्या हो जाएगी, गर्माहट हो जाएगी। और क्या होता है कि एयर में एक इनविजिबल वाटर वेपर्स होते हैं, एयर में हमारे इनविजिबल वाटर वेपर्स होती हैं जो कंडेंस हो जाते हैं किसमें, विजिबल वाटर ड्रॉपलेट्स में। जिससे कि क्या होता है कि जब गर्म हवा चलेगी तो टेम्परेचर भी फॉल मतलब गिर जाता है टेम्परेचर। तो उस समय क्या होता है कि जो वाटर वेपर हो गए यानी जो इनविजिबल वाटर वेपर्स होते हैं एयर में, वो हमारे कंडेंस होके विजिबल वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं यानी कंडेंस हो जाती हैं। ठीक है, और आइजी क्रिस्टल में कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ये क्लाउड का फॉर्मेशन जो है वो इन्हीं ऐसे ही होता है। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। हम देखिए इसमें क्या बताया गया है फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स में, कि हमारे क्लाउड जो है इनका फॉर्मेशन कैसे होता है और कितने प्रकार के होते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बताते हैं कि क्लाउड्स फॉर्म करते हैं अकर्स वाया फिनोमिनन जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो कन्वेक्शन प्रोसेस यानी कन्वेक्शन प्रोसेस से ही हमारे क्लाउड फॉर्म होते हैं। कन्वेक्शन प्रोसेस क्या होता है कि आपने हीट को ट्रांसफ़र किया थ्रू एयर या फिर लिक्विड चीज़ से आपने क्या किया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे कि आपने कोई चीज़ बॉइल्ड एक एक किसी भी बर्तन में आपने पानी को गर्म किया, ठीक है, अब उसको ऊपर से ढक दिया, तो जो हीट का जो मूवमेंट होगा वो उसी के अंदर, जो एयर का जो मूवमेंट होगा वो उसी के अंदर हीट जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एयर उधर ही ऊपर ही अंदर जो है आप अंदर ही अंदर जो है वो घूमेगी। ठीक है, तो क्या होता है कि उससे क्या होता है, हमारा क्लाउड फॉर्मेशन कहते हैं उसको, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, कि हीट का जब ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू एयर और लिक्विड, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि एज ए सन रेज, अब जैसे कि यहाँ पे पूरे में ये बताया गया है कि जैसे कि गर्मियों में क्या होता है कि सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है, तो वो क्या होती है, धरती अर्थ जो होती है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। अब जब गर्म हो जाती है तो क्या होता है कि एयर, गर्म हवा चलने लगेगी, एयर जो होती है वो सब तरफ फैल जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि जैसे लू चल रही है ऐसे करके बोलते हैं ना। तो वो यही होता है कि जब हमारी अर्थ गर्म होती है तो सबसे पहले जो एयर होती है वो नीचे आती है अर्थ पर, जिससे कि एयर जब नीचे आएगी तो वो क्या होगी, वार्म एयर हो जाएगी, और जिससे कि जब वार्म एयर अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ चलेगी तो सब तरफ क्या हो जाएगी, गर्माहट हो जाएगी। और क्या होता है कि एयर में एक इनविजिबल वाटर वेपर्स होते हैं, एयर में हमारे इनविजिबल वाटर वेपर्स होती हैं जो कंडेंस हो जाते हैं किसमें, विजिबल वाटर ड्रॉपलेट्स में। जिससे कि क्या होता है कि जब गर्म हवा चलेगी तो टेम्परेचर भी फॉल मतलब गिर जाता है टेम्परेचर। तो उस समय क्या होता है कि जो वाटर वेपर हो गए यानी जो इनविजिबल वाटर वेपर्स होते हैं एयर में, वो हमारे कंडेंस होके विजिबल वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं यानी कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, और आइजी क्रिस्टल में कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ये क्लाउड का फॉर्मेशन जो है वो इन्हीं ऐसे ही होता है। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब इसमें आगे बढ़ेंगे कि दिस वेपर कंडेंसेस रैपिडली, यानी ये मैंने अभी बताया आपको कि इनविजिबल वाटर वेपर जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं एक विजिबल वाटर वेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वेपर होते हैं वो कंडेंस हो जाती हैं, रैपिडली कंडेंस होते हैं, एंड सून क्लाउड्स मतलब क्लाउड्स बन जाते हैं जल्दी ही। और किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ माइन्यूस्क्यूल वाटर ड्रॉपलेट्स और आइजी क्रिस्टल, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल के बने होते हैं, क्या, क्लाउड्स बने होते हैं। ठीक है, फिर अब इसके आगे देखेंगे एयर दैट ब्लोज ओवर माउंटेन, यानी माउंटेन पर जो एयर चलती है या फिर पहाड़ों पर जो चलती है वो क्या होती है, एक्सपेल्ड अपवर्ड्स। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि जो पहाड़ों पर जो हवा चलती है ना वो क्या करती है, ऊपर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ रहती है, वो ऊपर की तरफ मतलब फैल जाती है पूरी, जिससे कि क्या होता है, क्लाउड्स का डेवलपमेंट होता है। और जो प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन एंड क्लाउड्स आर ऑफन फाउंड ऑन द विंडवार्ड साइड ऑफ अ माउंटेन। यानी जो प्रेसिपिटेशन और क्लाउड्स जो होते हैं ये
देखिए तो इसका मतलब फिर क्या होगा, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं। द एयर दैट ब्लोज ओवर माउंटेन और हिल्स इज एक्सपेल्ड अपवर्ड लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड्स। यानी यहाँ पे ये बताया गया है इस पूरे टॉपिक पर, ये है पॉइंट में कि देखो जब माउंटेन पहाड़ों पर जैसे जाते हैं हम लोग तो क्या होता है वहाँ पे हवा ठंडी चल रही होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे हवा तो ठंडी होती है बट मॉइस्चर भी होता है वहाँ पे, जिससे हमें थोड़ा थोड़ा प्रेसिपिटेशन एंड मतलब थोड़ा थोड़ा सा ना मॉइस्चर टाइप की वजह से हम लोगों को हल्का हल्का मतलब पसीना तो नहीं आता है बट थोड़ा सा मतलब फील होता है कि मॉइस्चर फील होता है हमें वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द विंडवर्ड साइड ऑफ अ माउंटेन, यानी इसका मतलब यही होता है कि वहाँ पे जो है एक तो आइसी क्रिस्टल होते हैं जिससे कि क्लाउड बनती हैं, ठीक है, और हवा चली रही होती है वहाँ पे, ठीक है, जो कि अपवर्ड चल रही होती है जिससे कि क्लाउड का डेवलपमेंट होता है। बट क्या होता है कि वहाँ पे एक मॉइस्चर भी होता है, अगर हम लोग फील करें पहाड़ों पर जाएं तो ठंडी हवा के साथ साथ मॉइस्चर भी होता है जो हम लोग फील कर सकते हैं वहाँ पे। तो विंडवर्ड साइड का मतलब होता है यहाँ पे मॉइस्चर, कि माउंटेन में एक तरीके से क्या होता है मॉइस्चर भी वहाँ पे देखने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जो कि बढ़ेंगे हम क्लाउड्स फॉर्म्ड कैसे होते हैं। तो ए मास ऑफ आइस क्रिस्टल और वाटर ड्रॉप्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द क्लाउड। क्लाउड के बारे में अभी हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं कि एक आइस क्रिस्टल का मास होता है, मतलब पूरा एक आइस क्रिस्टल का, और वाटर ड्रॉपलेट्स का होता है एटमॉस्फेयर में, उसी को ही हम क्लाउड कहते हैं। और ये प्रोसेस किसके द्वारा होती है, कंडक्शन के द्वारा होती है, कंडेंसेस हो जाते हैं ना, जो एयर में जो इनविजिबल वाटर वेपर होती हैं वो कंडेंस हो जाती हैं विजिबल वाटर वेपर में, जैसे कि क्या फॉर्म करती हैं, एक आइस क्रिस्टल फॉर्म करती हैं, ठीक है, जिसको हम क्लाउड कहते हैं। क्लाउड इज फॉर्म्ड व्हेन द वाटर कंडेंसेस इन द स्काई, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्लाउड। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है कि देखिए, एटमॉस्फेयर होता है कि इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैसेस, यानी एटमॉस्फेयर में हमारा गैसेस की एक लेयर होती है, ठीक है। गैसेस की क्या होती है, लेयर होती है, जो शेल्टर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, यानी अर्थ पर जितनी भी लाइफ है वो क्या करती है, उनको शेल्टर प्रदान करती हैं, कीपिंग टेम्परेचर विद इन अ रिलेटिवली स्मॉल रेंज एंड ब्लॉकिंग आउट हार्मफुल रेज ऑफ सनलाइट से बचाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या होती है, गैसेस का एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एटमॉस्फेयर क्या होती है, गैसेस की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो शेल्टर प्रदान करती है ऑल लाइफ को, जीव जंतु जितने भी पक्षी वगैरह होते हैं उन सबको एक टेम्परेचर रखती हैं एक विद इन ए रिलेटिवली स्मॉल रेंज की, और साथ ही साथ ब्लॉकिंग आउट करती हैं हार्मफुल रेज ऑफ सनलाइट की, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा एटमॉस्फेयर। दूसरी चीज़ होती है कि क्लाउड हमारे इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, कि वाई क्लाउड इंपॉर्टेंट। तो क्लाउड इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, ये चीज़ आप बस ध्यान रखना कि क्लाउड इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ज़रूरी होती है हमें रेन्स के लिए, स्नो के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखिए तो इसका मतलब फिर क्या होगा, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं। द एयर दैट ब्लोज ओवर माउंटेन और हिल्स इज एक्सपेल्ड अपवर्ड लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड्स। यानी यहाँ पे ये बताया गया है इस पूरे टॉपिक पर, ये है पॉइंट में कि देखो जब माउंटेन पहाड़ों पर जैसे जाते हैं हम लोग तो क्या होता है वहाँ पे हवा ठंडी चल रही होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे हवा तो ठंडी होती है बट मॉइस्चर भी होता है वहाँ पे, जिससे हमें थोड़ा थोड़ा प्रेसिपिटेशन एंड मतलब थोड़ा थोड़ा सा ना मॉइस्चर टाइप की वजह से हम लोगों को हल्का हल्का मतलब पसीना तो नहीं आता है बट थोड़ा सा मतलब फील होता है कि मॉइस्चर फील होता है हमें वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द विंडवर्ड साइड ऑफ अ माउंटेन, यानी इसका मतलब यही होता है कि वहाँ पे जो है एक तो आइसी क्रिस्टल होते हैं जिससे कि क्लाउड बनती हैं, ठीक है, और हवा चली रही होती है वहाँ पे, ठीक है, जो कि अपवर्ड चल रही होती है जिससे कि क्लाउड का डेवलपमेंट होता है। बट क्या होता है कि वहाँ पे एक मॉइस्चर भी होता है, अगर हम लोग फील करें पहाड़ों पर जाएं तो ठंडी हवा के साथ साथ मॉइस्चर भी होता है जो हम लोग फील कर सकते हैं वहाँ पे। तो विंडवर्ड साइड का मतलब होता है यहाँ पे मॉइस्चर, कि माउंटेन में एक तरीके से क्या होता है मॉइस्चर भी वहाँ पे देखने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जो कि बढ़ेंगे हम क्लाउड्स फॉर्म्ड कैसे होते हैं। तो ए मास ऑफ आइस क्रिस्टल और वाटर ड्रॉप्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द क्लाउड। क्लाउड के बारे में अभी हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं कि एक आइस क्रिस्टल का मास होता है,
मतलब पूरा एक आइस क्रिस्टल का और वाटर ड्रॉपलेट्स का होता है एटमॉस्फेयर में, उसी को ही हम क्लाउड कहते हैं। और ये प्रोसेस किसके द्वारा होती है? कंडक्शन के द्वारा होती है। कंडेंसेस हो जाते हैं ना, जो एयर में जो इनविजिबल वाटर वेपर होती हैं वो कंडेंस हो जाती हैं विजिबल वाटर वेपर में, जैसे कि क्या फॉर्म करती हैं? एक आइस क्रिस्टल फॉर्म करती हैं, ठीक है, जिसको हम क्लाउड कहते हैं। क्लाउड इज फॉर्म्ड व्हेन द वाटर कंडेंसेस इन द स्काई, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्लाउड। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है कि देखिए, एटमॉस्फेयर होता है कि इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैसेस, यानी एटमॉस्फेयर में हमारा गैसेस की एक लेयर होती है, ठीक है। गैसेस की क्या होती है? लेयर होती है, जो शेल्टर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, यानी अर्थ पर जितनी भी लाइफ है वो क्या करती है? उनको शेल्टर प्रदान करती हैं, कीपिंग टेम्परेचर विद इन अ रिलेटिवली स्मॉल रेंज एंड ब्लॉकिंग आउट हार्मफुल रेज ऑफ सनलाइट से बचाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या होती है? गैसेस का एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एटमॉस्फेयर क्या होती है? गैसेस की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो शेल्टर प्रदान करती है ऑल लाइफ को, जीव जंतु जितने भी पक्षी वगैरह होते हैं उन सबको एक टेम्परेचर रखती हैं एक विद इन ए रिलेटिवली स्मॉल रेंज की, और साथ ही साथ ब्लॉकिंग आउट करती हैं हार्मफुल रेज ऑफ सनलाइट की, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा एटमॉस्फेयर। दूसरी चीज़ होती है कि क्लाउड हमारे इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, कि वाई क्लाउड इंपॉर्टेंट। तो क्लाउड इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, ये चीज़ आप बस ध्यान रखना कि क्लाउड इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ज़रूरी होती है हमें रेन्स के लिए, स्नो के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होता है कि एक तो रेन के लिए ज़रूरी होता है, दूसरी चीज़ होती है कि नाइट के दौरान क्लाउड जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लाउड नाइट में यानी रात में क्लाउड क्या करेंगे? एक रिफ्लेक्ट करेंगे हीट को अर्थ पर, एंड की जिससे कि क्या होता है? टेम्परेचर जिससे हमारा अर्थ का कैसा हो जाता है? वार्म हो जाता है, ठीक है, नाइट में। डे में क्या होता है कि क्लाउड हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि नाइट के दौरान तो क्लाउड्स जो है ये सब चीज हीट करते हैं, अर्थ पर जो है रिफ्लेक्ट करेंगे, और टेम्परेचर क्या रखेंगे? वो वार्म रखते हैं। बट डे में यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, बट डे में इसके अपोजिट है कि डे में क्या होता है कि क्लाउड टेम्परेचर जो होगा वो कूल हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? कूल हो जाएगा। और क्या करते हैं कि जो क्लाउड होते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं अर्थ पर, ठीक है। अर्थ हीट जो है रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे क्लाउड को दिन में, ठीक है, जिससे उनका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? कोल्डर हो जाएगा उनका टेम्परेचर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, थोड़ा सा मिस हो गया है, तो आप लोग बस ये सोचना कि इसके अपोजिट जो है वो डे में होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है पोलर रीजन्स की। पोलर रीजन्स क्या क्या है? पोलर बियर के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे पेंगुइन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पोलर रीजन जैसे कि हमारे कनाडा जाते हैं, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। तो ये सारी चीज़ें हमारे पोलर रीजन्स कहलाते हैं। पोलर रीजन्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमली कोल्डर, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना वो कोल्डर होता है, कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है वहाँ का, जो कि स्नो से ढका हुआ होता है। और वहाँ पे जो सन है वो 6 मंथ के लिए मतलब यहाँ पे ये होता है कि द सन डज नॉट सेट, यानी सन जो है वो सेट नहीं होता है, 6 महीने के लिए नहीं सेट होता है, ना ही वो राइज होगा 6 मंथ के लिए, जिससे उसका क्या होता है? टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाता है? -37 डिग्री हो जाता है, किसमें? ड्यूरिंग विंटर्स में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 6 मंथ के लिए ना ही वो सेट होगा ना ही वो राइज होगा। और टेम्परेचर उसका टेम्परेचर वहाँ का कैसा रहता है? -37 पे पहुंच जाता है वहाँ पे ड्यूरिंग विंटर्स में। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे, अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे कि द ग्राउंड रिमेन्स फ्रोजन मोस्ट ऑफ द ईयर, यानी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है ज़मीन जो होती है वहाँ पे। और वाटर जो होता है वो अवेलेबल होता है ओनली किसमें? ड्यूरिंग द शॉर्ट समर में, यानी जब वहाँ पे समर भी वहाँ पे बहुत शॉर्ट पड़ती है, वहाँ पे गर्मियाँ पड़ती ही नहीं है, ना के बराबर होती है, तो तभी वहाँ पे पानी जो है अवेलेबल होता है। शॉर्ट समर व्हेन स्नो मेल्ट, यानी जब वहाँ की स्नो मेल्ट हो जाती है तो वहाँ पे शॉर्ट समर बोला गया है। बट स्नो मेल्ट वहाँ पे इतनी स्नो है कि शॉर्ट समर के वो तो ना के बराबर ही वहाँ पे गर्मी पड़ती है, उसी समय वहाँ पे पानी अवेलेबल होता है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है? मॉसेज हो गए, शॉर्ट लिव्ड जो फ्लावरिंग प्लांट्स होती है ना, वहाँ पे कम समय के लिए होती हैं, फ्लावर जिसमें निकलती हैं ऐसी प्लांट्स, वो ग्रो करते हैं वहाँ पर, मॉसेज ग्रो करती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए,
ठीक है, तो इसके आगे अब हम आगे बढ़ेंगे इसके। तो उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं पोलर बियर एंड पेंगुइन्स आर द एनिमल्स दैट लिव इन द पोलर रीजन्स। जैसे कि यहाँ पे अब हम देखेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है यहाँ पे कि पोलर बियर के बारे में हम पढ़ेंगे, पेंगुइन्स के बारे में पढ़ेंगे। पोलर रीजन्स में और कौन कौन से रहते हैं एनिमल्स, जैसे कि हमारे वेल्स हो गई, सील्स हो गए, फॉक्सेस हो जाते हैं, फिशेज, मस्क, ऑक्सन, रिएंडर एंड बर्ड्स। ये सारी चीज़ें हमारी किस में होती हैं, पोलर रीजन्स में होती हैं। अब सबसे पहले अब हम बात करेंगे पोलर बियर के बारे में। तो पोलर बियर में क्या होता है कि इसमें इसके वाइट फर जो होते हैं, वाइट फर होती हैं जो आसानी से नहीं दिखती हैं किसमें, इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड, क्योंकि बर्फ एक भी वाइट और ये भी वाइट, तो पूरी तरीके से दिखते ही नहीं है कि वहाँ पे एक बियर है या वहाँ पे स्नो है। ठीक है, तो द वाइट फर इज नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड, नहीं दिखते हैं वहाँ पे, जिससे कि इनको हेल्प मिल जाती है। प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट, इनको नहीं देख पाती हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज होती है कि इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है जो कि बियर के लिए हेल्प करती है टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, अपने प्रे को पकड़ने, शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इनमें लेयर होती है फैट की इनके स्किन के अंदर। ठीक है, फैट की लेयर होती है। अब फैट की लेयर होती है तो फैट क्या करता है, इंसुलेट करता है इनकी बॉडी को, और क्या रखता है, इनको गर्म रखता है, क्योंकि इतनी ठंडी जगह में रहते हैं तो फैट इनके अंदर थिक क्या होती है, थिक लेयर ऑफ फैट होती है, जिससे कि फैट इंसुलेट करता है इनकी बॉडी को, जो कि गर्म रखता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इनकी टू थिक लेयर होती है फर की। जैसे कि हमने कहा कि व्हाइट फर होती है, तो व्हाइट फर यानी टू थिक लेयर होती है फर की, जो इनको वार्म रखते हैं कोल्ड वेदर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ा, हमने पोलर बियर में। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पेंगुइन्स की, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दो ही चीजें हैं, पोलर बियर एंड पेंगुइन्स। तो इसके आगे हम पेंगुइन्स का पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे पेंगुइन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पेंगुइन्स क्या होते हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं कलर में, ब्लैक एंड व्हाइट इन कलर विच मर्जेस विद द व्हाइट बैकग्राउंड, यानी इसमें इनके जो कलर होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर के होते हैं, जो मर्ज हो जाते हैं किसके साथ, व्हाइट के साथ, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, ऑफ आइज एंड स्नो। ये भी क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं आइज और स्नो के, मतलब जो उसके बैकग्राउंड होता है व्हाइट के साथ ये मर्ज हो जाते हैं। ये भी मतलब कम पहचाने जाते हैं वहाँ पे। इनकी थिक स्किन होती है, थिक लेयर ऑफ फैट होता है इनमें भी, इनके स्किन में। ठीक है, और स्ट्रीम लाइन्ड बॉडी होती है, फ्लिपर लाइक विंग्स होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, और ये क्या होते हैं, गुड स्विमर होते हैं ये पेंगुइन्स। तो ये क्या होते हैं, एक गुड स्विमर होते हैं, वेब्ड फीट की वजह से स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी हो जाती है इनकी। और ये क्या होते हैं कि ये साथ साथ चलते हैं, अकेले कभी नहीं होंगे, ये आपको हमेशा ग्रुप में दिखाई देंगे, और एक दूसरे को कैसे करते हैं, हर्डल करते हैं, जिससे कि करते हैं ये लोग, जिससे कि इनकी बॉडी जो है गर्म बनी रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पेंगुइन्स के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, रेड आइड फ्रॉग। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं रेड आइड फ्रॉग। तो रेड आइड फ्रॉग क्या होते हैं कि ये ट्रीज पर रहते हैं इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी ये क्या होते हैं, लिव्स ऑन ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। ये ट्रीज पर रहते हैं, पानी में नहीं रहते हैं। ये स्टिकी पैड्स होते हैं इनके, और ये पानी में नहीं रहती है। ग्रीन बैक होती है इनकी, कैसी, ग्रीन, और क्रीमी होती है अंडर साइड। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, यानी ये रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, और ये इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं ट्रीज पर रहकर। ठीक है, तो ये इनको हम क्या कहते हैं, रेड आइड फ्रॉग। फिर हम पढ़ते हैं लॉयन टेल्ड मैक्यू, इसको पढ़ेंगे। तो देखिए ये एक क्या होता है, एक बियर्ड एप होती है, ये एक इनकी स्पीशीज का नाम है, और ये कहाँ रहते हैं, ये लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट वाइट मैन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन होते हैं टू इट्स चिन, विच इज द स्पेसिफिक करेक्टर ऑफ दिस एनिमल, यानी इस एनिमल का एक स्पेसिफिक करेक्टर है कि एक सिल्वर वाइट मैन होती हैं, जो ये इनका हेड जो है उस चीज से कवर्ड होता है सिल्वर वाइट से। ठीक है, और चीक्स डाउन होते हैं, चिन मतलब इनके चीक्स डाउन होंगे टू इट्स चिन, चिन इनकी जो चिन होती है उससे चीक्स डाउन होंगे। इनका फोटो देख लेना आप अगर आपको मिल जाए तो। ठीक है, ये एक इसका स्पेसिफिक करैक्टर बताया गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉयन टेल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो टेल होती है वो कैसी होती है, इज लाइक दैट ऑफ लायन हैविंग वंच और टफ्ट ऑफ हेयर एट द एंड,
ये चीज़ें आप लोग उसको देखना है, इसकी अगर पिक्चर आपको मिल जाए ना तो उसको देखना। मुझे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा था, इस वजह से मैंने ये इस पॉइंट को लेके आई हूँ मैं, ठीक है। और ये अधिकतर स्पेंड करते हैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम किस पर, ट्रीज़ पर ये अपना जो है स्पेंड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें देखना। इस चैप्टर में मुझे थोड़ा सा ये वाला पॉइंट एक तरीके से इंपॉर्टेंट लग रहा था, क्योंकि एक तो इसका नेम थोड़ा सा अजीब है, दूसरी चीज़ इसको बियर्ड एप कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, और सिल्वर वाइट इसका जो मतलब हेड जो है, जो सराउंड होता है वो सिल्वर वाइट से होता है, ठीक है। तो इस वजह से जब मैंने इसको पढ़ा ना तो मुझे थोड़ा सा लगा ये पॉइंट हो सकता है, ये आ सकता है एनी अदर टीचिंग एग्जाम्स में आ सकता है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखना, चाहे मत पढ़ना तो थोड़ा पता तो होना चाहिए। रेड आइड फ्रॉग के बारे में भी मुझे लग रहा था। तो पोलर बियर एंड पेंगुइन्स ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, बट ये चैप्टर जो है हटा दिया गया है, तो इस वजह से मैं इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आई थी जो जो मुझे लगा कि हाँ ये आने वाले हैं, और इसमें से क्वेश्चन आया हुआ भी है पोलर बियर के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं यहाँ पे चैप्टर जो लेके आऊँगी वो लेके आऊँगी रेस्पिरेशन, इसी का ये चैप्टर 10 है शायद, आप लोग देखना। तो मैं अब वो लेके आऊँगी। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो क्वेश्चन जो पिछले लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे ना यहाँ पे, वो क्लास 9th से भी आए हैं और क्लास 7th से आए हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर के जब मैं क्वेश्चन कर रही थी तो मैंने वहाँ पे डिटेल जब पूरा देखा तो उसमें मैंने एनालिसिस करी कि क्लास 9th एंड क्लास 7th ये दोनों जो हैं क्लास से क्वेश्चंस जो हैं सबसे ज़्यादा इसी में से ही आए हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि क्लास 7th के बाद मैं क्लास 9th स्टार्ट करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग इसको पढ़ना ज़रूर, ये आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करिए। और अगर आप लोग नोट्स देख रहे हैं कि कहाँ से परचेज़ करें, तो बट परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारे एनसीईआरटी से ही है, ये पूरा एनसीईआरटी से ही है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि ये जो पूरा जो मैं करवा रही हूँ ये पूरा नोट डाउन तो कर ही सकते हैं, एक तरीके से ये नोट्स ही हैं जो मैं दे रही हूँ, ये पूरा एनसीईआरटी से ही है। तो आपको कोई भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इनको पढ़ना, और अगर आपको थोड़ा सा डाउट भी लग रहा है तो प्लीज़ एनसीईआरटी की बुक उठाओ और उसमें से देखो कि हाँ ये पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैंने बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग उसको पढ़ो और अपना बेस्ट दो एग्जाम्स में। और ज़रूरी नहीं सीटेट, और भी इतने सारे एग्जाम्स हैं टीचिंग के, आप लोग उसके लिए तो तैयारी करिए। साथ ही साथ सीटेट का तो हो आ ही रहा है एग्ज़ाम, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो प्लीज़ आप लोग इसको पढ़ना, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं रेड आइड फ्रॉग। तो रेड आइड फ्रॉग क्या होते हैं कि ये ट्रीज पर रहते हैं इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी ये क्या होते हैं, लिव्स ऑन ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। ये ट्रीज पर रहते हैं, पानी में नहीं रहते हैं। ये स्टिकी पैड्स होते हैं इनके, और ये पानी में नहीं रहती हैं। ग्रीन बैक होती है इनकी, कैसी ग्रीन, और क्रीमी होती है अंडर साइड, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, यानी ये रात में जगते हैं दिन में सोते हैं। और ये इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं ट्रीज पर रहकर, ठीक है। तो ये इनको हम क्या कहते हैं, रेड आइड फ्रॉग। फिर हम पढ़ते हैं लॉयन टेल्ड मैक्यू, इसको पढ़ेंगे। तो देखिए ये एक क्या होता है, एक बियर्ड एप होती है ये, एक इनकी स्पीशीज का नाम है। और ये कहाँ रहते हैं, ये लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न चैट्स, यानी ये यहाँ पे बस आपको इसका नाम पता होना चाहिए। ये बियर्ड एप एक इसकी स्पीशीज का नाम है, ठीक है। और ये सिल्वर वाइट मैन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन होते हैं टू इट्स चिन, विच इज द स्पेसिफिक करेक्टर ऑफ दिस एनिमल, यानी इस एनिमल का एक स्पेसिफिक करेक्टर है कि एक सिल्वर वाइट मैन होते हैं, जो ये इनका हेड जो है उस चीज से कवर्ड होता है सिल्वर वाइट से, ठीक है। और चीक्स डाउन होते हैं, चिन मतलब इनके चीक्स डाउन होंगे टू इट्स चिन, चिन इनकी जो चिन होती है उससे चीक्स डाउन होंगे। इनका फोटो देख लेना आप अगर आपको मिल जाए तो, ठीक है। ये एक इसका स्पेसिफिक करैक्टर बताया गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लायन टेल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो टेल होती है वो कैसी होती है, इज लाइक दैट ऑफ लायन हैविंग वंच और टफ्ट ऑफ हेयर एट द एंड। ये चीज़ें आप लोग उसको देखना है, इसकी अगर पिक्चर आपको मिल जाए ना तो उसको देखना। मुझे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा था, इस वजह से मैंने ये इस पॉइंट को लेके आई हूँ मैं, ठीक है। और ये अधिकतर स्पेंड करते हैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम किस पर, ट्रीज पर ये अपना जो है स्पेंड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम,
ठीक है, तो ये चीज़ आप इसमें देखना। इस चैप्टर में मुझे थोड़ा सा ये वाला पॉइंट एक तरीके से इंपॉर्टेंट लग रहा था, क्योंकि एक तो इसका नेम थोड़ा सा अजीब है, दूसरी चीज़ इसको बियर्ड एप कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, और सिल्वर वाइट इसका जो मतलब हेड जो है, जो सराउंड होता है वो सिल्वर वाइट से होता है। ठीक है, तो इस वजह से जब मैंने इसको पढ़ा ना, तो मुझे थोड़ा सा लगा ये पॉइंट हो सकता है, ये आ सकता है एनी अदर टीचिंग एग्जाम्स में आ सकता है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखना, चाहे मत पढ़ना तो थोड़ा पता तो होना चाहिए। रेड आइड फ्रॉग के बारे में भी मुझे लग रहा था। तो पोलर बियर एंड पेंगुइन्स ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, बट ये चैप्टर जो हटा दिया गया है, तो इस वजह से मैं इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आई थी, जो मुझे लगा कि हाँ ये आने वाले हैं, और इसमें से क्वेश्चन आया हुआ भी है पोलर बियर के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं यहाँ पे चैप्टर जो लेके आऊँगी वो लेके आऊँगी रेस्पिरेशन, इसी का ये चैप्टर 10 है शायद, आप लोग देखना। तो मैं अब वो लेके आऊँगी। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो क्वेश्चन जो पिछले लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे ना यहाँ पे, वो क्लास 9th से भी आए हैं और क्लास 7th से आए हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर के जब मैं क्वेश्चन कर रही थी, तो मैंने वहाँ पे डिटेल जब पूरा देखा, तो उसमें मैंने एनालिसिस करी कि क्लास 9th एंड क्लास 7th ये दोनों जो हैं क्लास से क्वेश्चंस जो हैं सबसे ज़्यादा इसी में से ही आए हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि क्लास 7th के बाद मैं क्लास 9th स्टार्ट करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग इसको पढ़ना ज़रूर, ये आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करिए। और अगर आप लोग नोट्स देख रहे हैं कि कहाँ से परचेज़ करें, तो बट परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारे NCERT से ही है, ये पूरा NCERT से ही है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि इस ये जो पूरा जो मैं करवा रही हूँ, ये पूरा नोट डाउन तो कर ही सकते हैं। एक तरीके से ये नोट्स ही हैं जो मैं दे रही हूँ, ये पूरा NCERT से ही है, तो आपको कोई भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इनको पढ़ना, और अगर आपको थोड़ा सा डाउट भी लग रहा है तो प्लीज़ NCERT की बुक उठाओ और उसमें से देखो कि हाँ ये पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैंने बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग उसको पढ़ो और अपना बेस्ट दो एग्जाम्स में। और ज़रूरी नहीं CTET, और भी इतने सारे एग्जाम्स हैं टीचिंग के, आप लोग उसके लिए तो तैयारी करिए। साथ ही साथ CTET का तो हो आ ही रहा है एग्ज़ाम, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो प्लीज़ आप लोग इसको पढ़ना, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।